अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीए एकेडमी पर आप सभी साथियों का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैं रोज़ाना की तरह आज भी सी टेट प्रीवियस ईयर उर्दू पेडागोजी सवालात लेकर आया हूं। मैं इस क्वेश्चन को सीबीएसई बोर्ड के आंसर की के मुताबिक हल कराऊंगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखेंगे। देखिए, सबसे पहला आज हिदायत दर्ज झैल सवालों के दिए गए मुतबादिल में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन को चूज़ करना है। आप क्वेश्चन जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ते वक्त आप 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आप चूज़ कर लीजिए और अपना अंदाज़ा खुद कीजिए कि मेरा कितना सही हो रहा है। आप खुद अंदाज़ा कद्र कीजिए कि मेरा कितना सही हो रहा है। नंबर 136 नंबर सवाल, हर सेशन के आखिर में टीचर सुनने की समझ, फ़हम की जांच, लिखने, बोलने, पढ़ने का टेस्ट लेता है। उस अंदाज़े कद्र का मकसद होता है। यहाँ टीचर पूछ रहा है, अगर क्लासरूम में टीचर है तो बच्चे से किन किन चीज़ों का टेस्ट ले रहा है। बच्चा सुनकर कितना समझा है, वो फ़हम की जांच यानी कितना अखज़ किया है सुनकर टीचर की बातों को, कितना बोल सकता है, कितना पढ़ सकता है, इसका टेस्ट लेना है। तो अगर हमें किसी बच्चे का बोलने का, पढ़ने का, लिखने का अगर टेस्ट लेना है तो इस टेस्ट के उद्देश्य क्या हैं, उसका उद्देश्य क्या है, तो वही उद्देश्य पूछ रहा है। टेस्ट का मकसद क्या है? तो ज़ुबान सीखने की सलाहियत पर तलबा की जाँच। नंबर 2 ऑप्शन निसाबी यानी करिकुलम का उद्देश्य जो है, निसाबी मकासद को समझाने में टीचर की मदद करना। नंबर 3 ऑप्शन तलबा की तमाम सलाहियतों की जांच करना। नंबर 4 ऑप्शन ज़ुबान की क्लास के बारे में तलबा का तर्ज अमल मुतय्यन करना, उसके जो तरीक़ाकार हैं उसको तय करना। इसमें आपका जो ऑप्शन सही है, इसमें तीसरा ऑप्शन आपका सही है। इसमें तीसरा ऑप्शन आपका सही है। तो अंदाज़ा कद्र जो कहते हैं, इसका इवैल्यूएशन यानी जांच करना। तो पढ़ने का, समझने का, लिखने का, बोलने का, ये टीचर एक टेस्ट के माध्यम से पता लगा सकता है कि बच्चे के अंदर कितनी सलाहियत की जो नशोनुमा हुई है, उसके अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है, इस टेस्ट के ज़रिए से पता लगा सकता है। और इस टेस्ट का मकसद है तलबा की तमाम ऑल राउंड जो डेवलपमेंट है उसका कितना हुआ है या नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अगर कहीं भी कोई दुश्वारी आ रही हो आपको क्वेश्चन को समझने में, तो आप हमें कमेंट्स करेंगे, मैं उसको ज़रूर बताऊंगा। 137 नंबर सवाल पे आइए। ई लर्निंग है, ई लर्निंग है। नंबर 1 ऑप्शन फासलाती तालीम। नंबर 2 ऑप्शन हार्डवेयर से जुड़ी हुई। नंबर 3 ऑप्शन ब्लेंडेड लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। नंबर 4 ऑप्शन है फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज। तो सबसे पहले हम ई लर्निंग समझते हैं। ई लर्निंग कहते हैं जो फेस टू फेस पढ़ाई ना हो, हम किसी कंप्यूटर के माध्यम से, किसी मोबाइल के माध्यम से हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या दे रहे हैं, उसी को कहते हैं ई लर्निंग। यानी ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के ज़रिए हम शिक्षा घर बैठे ले रहे हैं। इसके जो घटक हैं मुख्य रूप से वो 2 घटक हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो मोबाइल है, कंप्यूटर है, उसके बाद क्या है, इंटरनेट है। जब तक ये दोनों नहीं रहेंगे वहाँ ई लर्निंग का इस्तेमाल नहीं हो सकता। ई लर्निंग के माध्यम से हम शिक्षा नहीं दे सकते। तो फासलाती तालीम ई लर्निंग के माध्यम से दे सकते हैं। तो फासलाती तालीम होता है औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा, जो बच्चे यूनिवर्सिटी में न रह करके बल्कि अपने घर बैठे किसी किताब या किसी मटेरियल के माध्यम से वो तैयारी करके जाकर एग्ज़ाम देते हैं। नंबर 2 ऑप्शन इसमें दे रहा हार्डवेयर से जुड़ी हुई। हार्डवेयर कहते हैं जो भी बॉडी हमको दिखाई देता है, छूते हैं, उसको हार्डवेयर कहते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल,
ये ऑप्शन इसमें आपका सही है। इसमें यानी दृष्टि बाधित बच्चे, जो बच्चे देख नहीं सकते या किसी भी अंग से वह माजूर हों, सुन नहीं सकते, तो नहीं सुनने वाले बच्चों को कैसे हम पढ़ाएंगे? तो चित्र के माध्यम से पढ़ाएंगे, उनको इशारे के माध्यम से पढ़ाएंगे। जो बच्चे सुन सकते हैं यानी देख नहीं सकते हैं, उनको कैसे पढ़ाएंगे? यानी मौखिक रूप से पढ़ाएंगे, उनको बुलवाएंगे। ये कुछ तरीके हैं। अब ई लर्निंग से इनको कैसे पढ़ाया जाएगा? ई लर्निंग से हम दृष्टिबाधित बच्चों को हम वीडियो सुना सकते हैं, वो नहीं देख सकते हैं, उनको किसी चीज़ को छू कर बताएंगे, मौखिक रूप से बताएंगे, टीचर बोलेगा, उससे तालियां बजवाएगा, नहीं, इस तरह से हम उसको हम पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें समझिए, अगर मान लीजिए कि अगर गांधी के बारे में हमको पढ़ाना है, कोई बच्चा देख रहा है, वो सुन नहीं रहा है, तो गांधी के जो चरित्र है उसके बारे में बताना है, गांधी के जो पूरे उसके जो अखलाकियात है उसका वर्णन करना है, डिफाइन करना है, उनका क्या रोल रहा देश की आज़ादी में, ये सब बताएंगे। तब जाकर बच्चा उनके बारे में वो क्या करेगा, समझ पाएगा वो। नंबर 4 ऑप्शन इसमें दे रहा है फिल्म डॉक्यूमेंट्री दिखाना। फिल्म डॉक्यूमेंट्री कहते हैं किसी खास उद्देश्य के तहत, यानी किसी व्यक्ति या किसी देश या किसी समाज के कुछ प्रमाण को बताना है, उसी को कहते हैं फिल्म डॉक्यूमेंट्री। अगर हम किसी फिल्म को देखते हैं तो कोई ना कोई कहानी के उसके पीछे कोई ना कोई कहानी छुपा हुआ होता है, उसी फिल्म को हम देखते हैं, वो सब के सब फिल्म क्या होता है, फिल्म डॉक्यूमेंट्री होता है वो। 138 नंबर सवाल, अगर एक टीचर तमिल ज़ुबान में सबक पढ़ाने के लिए मुस्तनद मवाद चाहता है तो उसे दर्ज झैल का इस्तेमाल करना मुनासिब होगा, सिवाय मुस्तनद मवाद कहते हैं एथेंटिक कंटेंट चाहता है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करना मुनासिब होगा? तमिल अखबार, नंबर 2 ऑप्शन इंग्लिश ज़ुबान के अखबार के मज़मून का तमिल ज़ुबान में तर्जमा करके, नहीं, नंबर 3 ऑप्शन मुलाजिमत की दरख्वास्त का फॉर्म तमिलनाडु की कंपनी में इस्तेमाल किया गया। कोयम्बटूर में स्ट्रीट साइन की तस्वीर। देखिए साथी, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पर आपसे निगेटिव पूछ रहा है। अगर आप जाएंगे किसी क्लास में पढ़ाने के लिए, अगर बच्चा पूरे हिंदी वासी है, हिंदी पढ़ने वाला है, तो क्या आप वहाँ पर इंग्लिश के पेपर ले जाकर हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ाएंगे, या घर पे खुद पढ़कर उसको कंसेप्ट को समझकर जाएंगे? और जो बच्चा हिंदी वासी है तो टीचर को सीखना है कि बच्चा किन चीज़ों की आवश्यकता रखता है और कौन सी ज़ुबान जानता है। उस ज़बान को मद्देनज़र रखते हुए टीचर खुद अपने अंदर बदलाव लाएगा, न कि हिंदी के जो बच्चे बैठे हैं उनके सामने इंग्लिश के किसी पेपर को ट्रांसलेट करके हिंदी में पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपसे निगेटिव पूछ रहा है, कोई ऐसा ऑथेंटिक कंटेंट पूछ रहा है कि बच्चा को पढ़ाने के लिए वो खोज रहा है टीचर। इसका उल्टा क्या होगा, इंग्लिश ज़ुबान के अखबार के मज़मून का तमिल ज़ुबान में तर्जमा करके। ये बिल्कुल ऑप्शन आपका गलत है, लेकिन इसमें ऑप्शन आपका सही है। निगेटिव पूछ रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यानी सेंटर यानी टीचर मरकूज़ एजुकेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको बाल केंद्रित एजुकेशन देना है। अगर बच्चा हिंदुस्तान के किसी कोने का है तो उसके ज़ुबान को सीखना अनिवार्य है, किस पर, एक शिक्षक पर, न कि बच्चा शिक्षक के ज़ुबान सीखकर क्लासरूम में बैठेगा। तो यहाँ पर समझ गए होंगे आप, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपको सीखकर जाकर खुद बच्चों को उनकी आवश्यकता के हिसाब से पढ़ाना है, उनके ज़ुबान के, उनके मातृभाषा के हिसाब से एक शिक्षक को वहाँ पर शिक्षा देना है। नंबर 4 ऑप्शन है इसमें कोयम्बटूर में स्ट्रीट साइन की तस्वीर। ये तो गलत होगा बिल्कुल। ये कोयम्बटूर एक जगह है, एक जंक्शन है ये तमिलनाडु में, ठीक, उसी का ये ऑप्शन दिया है यहाँ पर। 139 नंबर सवाल पर आइए, गैर लफ्जी तरसील होगी। तरसील सबसे पहले देखिए, गैर लफ्जी तरसील होगी। तरसील कहते हैं सेंड, भेजना। नंबर 1 ऑप्शन बोले जाने वाले अल्फाज, हरकत व सकनात, आदात। नंबर 4 ऑप्शन छुपे हुए अल्फाज। तो बच्चों को गैर लफ्जी और शब्द बोलते हैं ना,
यानी पूर्ण रूप से किसी शब्द को न बोल करके वहाँ पे रुक जाना, खड़े हो जाना, उसी को कहते हैं गैर लफ्जी। यानी लफ्ज़ कहते हैं शब्द को बोलते हैं, गैर लग गया उसमें, इसका मतलब कि निगेटिव लग गया। अगर हम मिसाल के तौर पर किताब को किताब बोल रहे हैं, ठीक, बुक को बुक बोल रहे हैं, यानी पूरा नहीं बोल रहे हैं, किताब को किताब, कलम को कलम बोल रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों के अंदर जो ट्रांसफ़र होगा, जो सेंड होगा, जो लफ्ज़ का, इसका मतलब कि आधा अधूरा होगा नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये सही है, हरकत व सकनात नंबर 1। नंबर 2 ऑप्शन, हरकत कहते हैं एक्टिविटीज़ को, सकनात यानी रुक जाना, यानी आधा अधूरा कहना। ये समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। यानी किसी शब्द को आधा अधूरा कहकर बच्चों के सामने रुकना, इसका मतलब कि बच्चों के पास जो ज्ञान का जो तरसील जो गया, जो सेंड हुआ मैसेज, इसका मतलब कि वह आधा अधूरा हुआ, बच्चे उस शब्द को पूर्ण रूप से सुन नहीं पाए। जब तक वह पूर्ण रूप से नहीं सुनेंगे, वो अपने अल्फाज में, अपने ज़ुबान में पूर्ण रूप से वो बयान नहीं कर सकते, नहीं बता सकते हो, उसका अर्थ भी नहीं बता सकते, उसका अर्थ समझ भी नहीं सकते उसका। तो यहाँ पर हरकत व सकनात, ये ऑप्शन आपका सही है। 140 नंबर सवाल है, दर्ज झैल खूबियाँ कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से मुताल्लिक हैं। सवाल यहाँ भी नेगेटिव पूछ रहे हैं। देखिए 4 ऑप्शन है, क्लास का ज़्यादा वक्त मश्क के लिए वक्त करना, ये बिल्कुल सही है। नंबर 2 ऑप्शन, 1 बेआवाज़ बेहरकत बहुत करीने वाला क्लासरूम। ऐसा हो सकता है कि जहाँ बच्चे बैठे हों आवाज़ ना आए, कोई एक्टिविटीज़ ना हो, बहुत सलीके से बैठे हों क्लासरूम में, ऐसा नहीं हो सकता। ये ऑप्शन आपका गलत है। टीचर मरकूज़ हिदायत का मुतबादिल, यानी टीचर के जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ है, जो कार्य है, बच्चों को क्या करना है, कुछ ना कुछ शिक्षा देना है, वहाँ पे बताना है। तो टीचर मरकूज़ होना है। टीचर खुद ब खुद ये कोशिश करेगा कि हम बच्चों की आवश्यकता के हिसाब से हम शिक्षा दें। नंबर 4 ऑप्शन, हम जमातों के साथ मिलकर काम करना उन तलबा को तरगीब देता है जो बहुत जल्दी हिम्मत हार देते हैं। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये अगर क्लासरूम में 10 बच्चे हैं, कुछ बच्चे 8 बच्चे कार्य कर रहे हैं और 2 बच्चे हिम्मत हार जा रहे हैं, तो जो हम जमात के साथ अगर मिलकर खाते तो कुछ ज़्यादा खाते, मिलकर खेलते तो कुछ ज़्यादा खेलते, मिलकर अगर कोई कार्य करते तो ज़्यादा हमारे अंदर क्षमता बढ़ता, और उस क्षमता के बुनियाद पर, उस जमात के एक्टिविटीज़ के बुनियाद पर, तमाम बच्चों के सहभागिता के बुनियाद पर जो बच्चे हिम्मत हार जाते हैं, वो बच्चे के अंदर क्या होता है, एक ऊर्जा, एक तवानाई मिलती है और ख़ुद ब खुद कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं तो इसमें देखिए समझना कि आपको कोऑपरेटिव लर्निंग समझना है। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब होता है, इसमें देखिए 3 ऑप्शन सही दिया है, 1 ऑप्शन उसमें गलत चूज़ करना है जो बच्चों के हित में नहीं है। तो ऑप्शन आपका ये सही है। इसमें कौन ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन आपका इसमें सही है। ये इसका मतलब कि ये ऑप्शन गलत मांग रहा है, गलत पूछ रहा है, तो गलत ऑप्शन आपका इसमें ये एक है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग को कहते हैं CL कहते हैं। इसका जो मेन उद्देश्य होता है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंट, बच्चों को खुद मुख्तार बनाना, यानी बच्चों को आज़ादी देना, आज़ादाना तौर पर बच्चे वहाँ पर क्या करें, वो सीख सके, किसी भी शिक्षा को ले सकें। उसके बाद इसमें ऑप्शन दिया है ग्रुप प्रोसेसिंग, ग्रुप का एक ग्रुप प्रोसेसिंग, एक यानी ग्रुप बनाना, ग्रुप के माध्यम से कोई कार्य करना। नंबर 3 ऑप्शन है स्किल, यानी महारत। महारत का अगर बच्चा बोल रहा है, लिख रहा है, कोई ग्रुप में कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो क्या हो रहा है, उसका स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है। ये नंबर इसमें 4 ऑप्शन है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमेशा बच्चों को ग्रुप में कार्य करने की आदत है, तो ग्रुप में कभी अगर बच्चा नहीं है, अकेला है, अब किसी मुश्किल में है, तो इसके अंदर वो सलाहियत भी डेवलप करना है, पैदा करना है कि बच्चा अकेले में कोई कार्य को अपना आगे बढ़ा सके, अपने आप को असहाय महसूस ना करे कि हम किसी के ऊपर डिपेंड होकर हम चलेंगे, ऐसा नहीं। कोऑपरेटिव लर्निंग का एक उद्देश्य, एक मकसद ये भी है।
उसके बाद इंटरेक्शन पैदा करना। बच्चे जब तक किसी चीज़ से उससे मोहब्बत नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, उससे जानेंगे नहीं, जब तक वो किसी शिक्षा के बारे में, किसी लैंग्वेज को, ना किसी भाषा को सीख सकते हैं वो। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देखिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन को समझने में कहीं दुश्वारी, दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को खुलकर कमेंट्स करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे को पॉजिटिव कमेंट करेंगे, नेगेटिव करेंगे, उसे कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट कीजिए और पूछिए कि कहाँ पर क्या दिक्कत है, मैं उसको इंशाल्लाह ज़रूर बताने का पूरी कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम कल एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे हर दिन उर्दू पेडागोजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिले तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, धन्यवाद, अस्सलामु अलैकुम।